Hello guys, my name is Anmol and today I'm talking about a very serious topic that is air pollution. रिसेंटली हमने खबरों में सुना था कि दिल्ली में एनसीआर रीजन में जो एयर पोल्यूशन है वो 400 to 500 सेवियर क्वालिटी में जा चुका है। सो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। पोल्यूशन के काउजेज़ क्या हैं, इसके कारण कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जनता को झेलने पड़ सकते हैं, और इसके अलावा वे फॉरवर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मेरी वीडियो का ही एक मेन मकसद है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए, इसको अडेप्ट करने के लिए क्या किया जाए। दैट इज़ द मेन थिंग बिहाइंड द वीडियो। सो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए काइंडली सब्सक्राइब इट और शेयर इट। अगर नहीं आए तो दैट इज़ नॉट अ बर्डन ऑन यू। सो लेट्स कंटिन्यू। सो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर क्वालिटी 2024 ने ये रिपोर्ट छापी थी कि एयर पोल्यूशन जो है वो 2 मिलियन डेथ्स एनुअली, यानी कि एक साल में ओवर 2 मिलियन डेथ, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो भारत में जो मौतें होती हैं हर साल, उसके लिए एयर पोल्यूशन ही जिम्मेवार है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि क्या एयर पोल्यूशन सो रिस्पॉन्सिबल है कि ये इतनी ज़्यादा डेथ्स का कारण बनता है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। इसके अलावा 4.5% टू 6% जीडीपी जो लॉस हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज लाइक हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स। तो ये दो डाटा जो हैं वो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 ने दिए, अपने गवर्नमेंट डाटा है। ठीक है, और दिल्ली का तो आपको हाल पता ही है, एनसीआर रीजन में दिल्ली में, कि एयर पोल्यूशन किस प्रकार एक चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, अब इसके रीजंस की बात करते हैं। तो रीजंस में सबसे पहले क्या बात आती है कि क्यों होता है, वाई एयर पोल्यूशन इज सो मच हाइप इन दिस 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ। तो सबसे पहले हमको पता है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी कि जो फसल जो है जब पक जाती है, तो जो चावल की फसल होती है पकने के बाद, धान की फसल पकने के बाद, तो उसमें एक स्टबल जो होता है, जो उसका एक पार्ट होता है, स्टेम पार्ट जो होता है, वो ज़मीन में रहता है, जिसको ठूंठ बोलते हैं। और वो किसान, अब वो खेत को साफ करना पड़ता है, इसलिए वो ठूंठ जो है उसको जलाना पड़ता है। उस जलाने के कारण जो है पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM2.5 और PM10 जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट के लिए घातक है, इंसान के लिए घातक है, क्योंकि इससे क्या होता है, लंग डिसऑर्डर होते हैं, अस्थमा अटैक्स आते हैं, आपके हार्ट के लिए खतरनाक होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह इससे होते हैं। ठीक है, अगला है व्हीकुलर एमिशन, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन गैसेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिग्रेडिंग द ह्यूमन हेल्थ। और ये तीनों की तीनों गैसें व्हीकुलर एमिशन, यानी कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से निकलती हैं। 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैस, 30% ग्रीन हाउस गैस का सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन गैसेस लेती हैं। ठीक है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप किसी सड़क में खड़े हो जाएंगे कुछ पल के लिए, तो आप देखेंगे कि अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई एक गाड़ी रुकती है, तो उसके पीछे कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 100 200 300 मीटर में गाड़ियों का एक लंबा जाम लग जाता है। ठीक है, और ये हालत मैं सिर्फ गांव में बता रहा हूँ, एनसीआर में तो ऐसा होगा, या दिल्ली में या बॉम्बे में, कि आपका व्हीकल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। व्हीकलर एमिशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू रूरल इंडिया। ठीक है, अगला है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में जो है आपको पता है, कोल 70% जो है वो एनर्जी जनरेशन का सोर्स है। तो कोल तो कार्बन निकलेगी उससे, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होंगी, उससे एक लेयर बनाएंगी, जिससे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा वार्म होगा, गर्म होगा, और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ेगा, और इन फ्यूचर बॉम्बे और ये अपना उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, वो 4
mm या आई थिंक इट्स यस 4 फीट पर एयर की रेशो से, पर एयर की रेशो से वो जो मीन सी लेवल है वो अप हाई जा रहा है ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कोस्टल रीजन्स के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यू मैंने आपसे बात कर ली। कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन आपको पता है जो होती है, अनकवर्ड कंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि जो 50% जो डस्ट होती है उसमें पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 50% ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। इससे क्या होता है कि जो एस्थमा, ब्रोंचिस या अनदर लंग्स डिसऑर्डर हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो राइज हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, यस इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है कि आप जैसे ई वेस्ट आ गया, ई वेस्ट हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे गैडजेट्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब्स, फोन्स। ठीक है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि जो मेडिकल वेस्ट होता है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, ठीक है, अपना जो डिकम्पोज डिग्रेडेबल होता है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो ये सारा जो वेस्ट है अगर इसका निपटान सही तरीके से ना किया जाए तो ये भी पोल्यूशन का कारण है। इवन एयर पोल्यूशन का कारण भी यही है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमको पता चल गया रीजंस क्या हैं। नाउ हाउ टू कॉम्बेट इट। इसमें मैं ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि यही मेरी मेन वीडियो बनाने का मकसद है कि हाउ टू कॉम्बेट इट। सो इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अर्बन एरिया, काइंडली लिसन टू इट प्रॉपरली, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स बनाए हैं। इन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया, AQI, सफ़र, समर, ऐसे इन्होंने कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्सेस बनाए हैं जिससे कि पता चल सके कि एयर क्वालिटी जो है वो कितनी डिग्रेड हो चुकी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति आयोग का प्रोग्राम था। इसके अलावा BS6 इंजन और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये कुछ सरकारों की पहल है। ठीक है। आर्टिफिशियल रेन, सीड क्लाउडिंग, ठीक है, ये कुछ सरकारों की पहल है। बट इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा कर सकते हैं कि मियावाकी मेथड आपने सुना होगा डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन के लिए, जो कि डिफोरेस्टेशन को कन्वर्ट करता है। जापान का मेथड है। उन्होंने क्या किया था कि अपने घरों के आसपास एफोरेस्टेशन की। एफोरेस्टेशन में क्या है, ऐसा नहीं कि आप पेड़ लगाओ, ऐसा है कि एक मैं स्टडी कर रहा था कि एक स्नेक प्लांट होता है। अगर स्नेक प्लांट को इंस्टॉल कर दें तो उससे क्या होता है कि वो जो आसपास की एयर होती है वो प्यूरिफाई हो जाती है। स्नेक प्लांट हो गया, फिर इसके अलावा आपका नीम हो गया। ठीक है। फिर प्लांट्स की बात करें, इसके अलावा आप पार्क्स में एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। मैंगो का प्लांट लगा सकते हैं, नीम का प्लांट लगा सकते हैं, बैनियन ट्री और पीपल ट्री लगा सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि ग्रुप्स में क्या हो सकता है कि सिविल सोसाइटी से हम क्या कर सकते हैं कि एक मोहल्ला या एक तालुका से लोगों का एक समूह बना सकते हैं जो घरों घरों में जाके ये बताएगा कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना है। क्योंकि 7.9 मिलियन टन्स जो हजार्डस वेस्ट है वो हाउस होल्ड वेस्ट है, और 5.6 मिलियन टन्स जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है। यानी कि आप लगा सकते हो कि जो प्लास्टिक वेस्ट से और ई वेस्ट से ज़्यादा जो वेस्ट है वो हजार्डस वेस्ट, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो ज़्यादा आ रहा है इसमें। इसके अलावा 62 मिलियन टन्स जो है वो वेस्ट एनुअली जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम उस वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर दें और वो जो वेस्ट है वो आगे, आजकल तो प्लास्टिक वेस्ट से रोड ही बन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बायोमास को फायरिंग वगैरह ऐसी चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट को हम एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन ना हो तो इसके लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं वो ग्रुप लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे हो सकती हैं। इसके अलावा मास्क और जो इमीडिएट प्रिकॉशंस हैं वो मास्क और एयर प्योरीफायर तो हैं ही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट साइड से जो प्रयास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ कि
PM2.5 और PM10 को कैप्चर करने के लिए ओसिम्स टेक्निक आती है, ओसिम्स सेंसर्स आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कर्व करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले वो ओसिम्स का जो डाटा होता है उसको, उसके बेस पर हमें ये पता करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज कितना पोल्यूशन कर रही हैं, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगाना चाहिए और उन उस टैक्स से जो उस टैक्स का पैसा है, उस टैक्स की जो मनी है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए क्लाइमेट एडेप्शन प्रोग्राम्स पे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉडल्स हैं कुछ, मैंने इस पर स्टडी किया था। एक साउथ कोरिया का कॉम्प्रिहेंसिव एयर क्वालिटी अलर्ट सिस्टम है, जैसे ये भी ग्रैप की तरह काम करता है, बट इसमें क्या होता है कि ग्रैप में जब बड़ी ही सीरियस लेवल की एयर क्वालिटी इंडेक्स आती है तो गवर्नमेंट उसमें प्लान करती है। इसमें ये होता है कि हर एक स्टेप्स में आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि एक टूल होते हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जो कि हर एक लेवल पे गवर्नमेंट जो यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल कि 0 से अगर 100 के बीच भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया तो ये हार्मफुल तो नहीं है इतना, बट फिर भी सरकारें इस पर क्या करती हैं, कदम लेती हैं और ग्रैप की वो एयर क्वालिटी टूल्स का यूज़ करके पोल्यूशन को कम करती हैं। ठीक है। सिंगापुर का ग्रीन अर्बन प्लानिंग मॉडल आ गया, पुणे का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन मॉडल आ गया। इसके लिए मैं कल की परसों अखबारों में पढ़ रहा था कि वेस्ट सेग्रीगेशन मॉडल और वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, ये साउथ इंडिया का बेंगलोर तमिलनाडु का मॉडल थे और ये पूरे इंडिया में मतलब खासा चर्चा में बने हुए थे। ये क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है और वेस्ट सेग्रीगेशन जो मॉडल है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो साफ तौर पर क्लाइमेट को लेकर दिखाई गई है, वो काफ़ी सराहनीय है और वो काबिल तारीफ़ है। अभी मैं स्टडी भी कर रहा था एक कि जो टॉप 10 या टॉप 20 जो इंडिया की सिटीज़ हैं जो पोल्यूशन में ज़्यादा सीरियस हैं, वो उसमें भी 50 to 60% जो नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ना वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल को इस्तेमाल किया, ना हमने वेस्ट सेग्रीगेशन मॉडल का इस्तेमाल किया, ना हमने मियावाकी मेथड या अर्बन एफोरेस्टेशन मेथड का यूज़ किया। हम केवल चले हैं, हमारी जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो हाउस होल्ड है वो ये सोचते हैं कि हम सरकारें कर लेंगी या कम्युनिटी कर लेगी। नहीं, हमें इंडिविजुअल लेवल पर ही तैयार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करके वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को कम करके या कम से कम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करके, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ऐसे कई तरीके हैं, ऐसी कई स्कीम्स हैं, क्लीन एयर प्रोग्राम है, ग्रीन इंडिया मिशन है या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे कि पोल्यूशन जो वो काफ़ी हद तक कॉम्बैट किया जा सकता है। इंटरनेशनली भी यूरोपियन यूनियन और यूएफसीसी ने इस पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स प्रकाशित किए हैं। अगर आप चाहो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिपोर्ट्स को, आप उसको पढ़ना। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स भी हैं, फिर स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट भी है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर क्वालिटी 2024 रिपोर्ट भी है, इसके अलावा टेरी की रिपोर्ट भी है। तो ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि किस प्रकार एयर पोल्यूशन जो है वो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लगातार गिराता जा रहा है, लगातार। ऐसा नहीं है कि 2025 में जो एयर पोल्यूशन है 2026 में ज़्यादा होगा, 2027 में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम आज भी स्टेप नहीं लेंगे तो हमारे जो आगे जनरेशन आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे हम उनको केवल और केवल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ऐसी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है। आपकी करेंसी किस चीज़ के लिए आगे काम आएगी? करेंसी का क्या? करेंसी अगर डिमोनेटाइज होगी तो वो तो करेंसी खत्म होगी वहीं पे। जबकि रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो गए, रिसोर्सेज मेन है, रिसोर्सेज और करेंसी में अगर किसी चीज़ की चुनाव आएगा तो करेंसी इतनी मेन नहीं है जितनी कि रिसोर्सेज मेन है। तो मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेंसी और जुगाड़ के पीछे ना भागकर अगर हम प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाएं। अगर आपके इलाके में कोई पेड़ कट रहा है, आपके इलाके में कोई अर्बन मतलब डिफोरेस्टेशन हो रही है, कैपिटलिज्म ज़्यादा आ रहा है, कैपिटलिज्म की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो आप उसकी सूचना दीजिए। आप उसकी सूचना लोकल एनजीओज़ को दीजिए, सिविल सोसाइटीज़ को दीजिए, या कम से कम पूछताछ करिए, ताकि
ताकि ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाए। अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली अगली जनरेशन, अगर आप चाहे जितने मर्जी अमीर हैं, आपकी अगली जनरेशन सफ़र करेगी एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से। आफ्टर ऑल हम खाएंगे तो खाना ही, और वो खाना कहाँ से आएगा? ज़मीन से। ज़मीन में भी क्या है? ज़मीन में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आप इसमें क्या हो सकता, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एक तो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। सो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।